आपका नाम? मोहम्मद आले रसूल अंसारी। अच्छा, वो जब फॉरबिसगंज में जब 2 साल पहले जो गोली चली थी तो उसमें आपके घर में किसी को क्या? हाँ, मेरे बेटे को लगा था। उस वक्त हम प्रेजेंट नहीं थे घर में, गांव में, हालांकि हम बाहर थे। जब गोली चली उसके बाद मुझे मालूम हुआ। हम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे, समझे, और उस नमाज ही में गोली चली। असर का वक्त था 4:30 बजे तकरीबन। उसमें गोली चली और उस नमाज ख़त्म होने के बाद जैसे मैं रोड पर आया, इसी मोड़वा पर एक लड़का दौड़ता हुआ आया, कहता कि मामू, उसको मामू लगते हम, कहता कि मामू आपके बेटे को गोली लग गया। फिर हम भी दौड़ता हुआ भागे फैक्ट्री की तरफ, घटना की तरफ। तो रास्ता में मेरा बेटा को, मेरा ही एक खलाजात महंती को गोद में उठा के ले आ रहा था, जो रास्ता में हमको मिला। और मिलने के बाद जब मैं उसको देखा तो लहू से लथपथ और नीम जान, हम भी डर खा के गिर गए, समझे। उसके बाद उसको हम वहाँ से लाए, उसको ला करके फिर अब ऐसा यहाँ की माहौल हो गया, पुलिस प्रशासन पूरे एरिया को घेर लिया। अब बच्चा को लेके हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? तो फिर हमारा एक भतीजा का मोटरसाइकिल लिए, एक भतीजा कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक भतीजा को जिसका खून था उसको दर्द था, कहा कि हम चलेंगे चाहे जो हो जाए, फिर गोली लगे तो लग जाए। फिर उस बच्चे को लेकर के हम गए रेफरल में, वहाँ उसकी इलाज हुई। प्राथमिक इलाज होने के बाद फिर 7 बजे, 7 से पहले 6:30 में हमको वहाँ से रेफर कर दिया पूर्णिया। हम 9 बजे पूर्णिया पहुँच गए। पूर्णिया में एक रोज इलाज हुई, उसके बाद हमको पटना पीएमसी में भेज दिया गया। वहाँ तकरीबन एक महीना के लगभग हमारी इलाज हुई। वहाँ से फिर हम घर चले आए। बच्चा को कुछ सुधार नहीं हुआ, थोड़ा सा सुधार हुआ। उसी बीच में आपके राहुल जी चले आए, हमारे यहाँ भी पहुँचे। हमारे बच्चे को देखा, देखने के बाद हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको लेकर के एम्स चलिए। हम कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, जो मैं, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आप लेके चलिए। अब बच्चा भी हमारा एकदम एक लोथड़ा हो गया था गोश्त का, समझे न, हिलता भी नहीं था। फिर हम लोग उसको लेकर के एम्स गए। एम्स में इलाज हुई तो कुछ सुधार हुआ इंशाल्लाह। फिर भी अभी विकलांग है। अभी आपको हम दिखा देंगे कि मेरा बेटा कैसा। अच्छा, तो 2 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, 2 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, तो क्या बिहार सरकार की तरफ से आप लोग को कुछ कंपनसेशन? कोई कंपनसेशन नहीं मिली। हालांकि देखने के लिए नहीं आया भाई। यहाँ के जो विधायक हैं, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वेणु जी, देखने के लिए नहीं आए कि जो भाई देखो तो भजनपुर वाला की क्या हाल है। और जो सांसद हैं प्रदीप सिंह, अभी तक झांकने के लिए नहीं आए। लेकिन प्रचंड सत्ताधारी के कोई भी मतलब नहीं आए हम लोग को पूछने के लिए। हालांकि नेता तो बहुत आए। अच्छा, डीएम की तरफ से या कुछ इस तरह से कि आप लोग कोई किस्म की इमदाद, मदद नहीं, कोई मदद नहीं। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो बहुत बात कहा, ये दे देंगे, आपके रोड बना देंगे, बिजली लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब पास होके भी गया। ये कौन बोला? ये कोई नेता तो आया? बोला, एसडीओ। हाँ, लेकिन कहाँ अभी तक वो न रोड बना न सोड बना। बाद हम लोगों को पता चला कि प्रलोभन था। ये ऊपर से प्रलोभन दे करके आप लोगों को कंप्रोमाइज करने, समझौता करने की बात कही जा रही है। कहा कि मैं तो ऐसा करने वाला, चाहे मेरी रोड बने या नहीं बने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम समझौता के पक्ष में नहीं है। हम समझौता किसी भी हाल में। अच्छा, ये तो आपको भी पता है कि एक बार केस चले तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं अब? नहीं, केस चले जितना लंबा हो उतना अच्छा है। देर अस्त दुरुस्त अस्त, देर अस्त दुरुस्त अस्त, जितना लंबी होगी उतना ही अच्छा होगा। हम लोग को फारसी में कहा सर कि देर अस्त दुरुस्त अस्त। बीच में कुछ ऐसी बात सुनने को मिली थी कि गांव वाले चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। नहीं, गांव वाले कोई नहीं चाहते हैं। गांव के एक फर्द भी नहीं चाहते इन लोग को छोड़कर। कोई नहीं, एक फर्द नहीं। अच्छा, कंपनी की तरफ से कभी आप लोग को अप्रोच किया गया 2 साल में? बहुत कंपनी की तरफ से बहुत बार वार्ता हुई, हमसे हुई खास खुसूसी मीटिंग हुई, जिसमें मैंने अपना प्रस्ताव रखा, अपना जो मुद्दा था वो रखा। उन्होंने नहीं माना तो हम भी उसके मुद्दा को नहीं माने। क्या मुद्दा है? क्या प्रस्ताव था? उस समय में था कि भाई अगर आपकी फैक्ट्री अगर इस तरह से नहीं चल रही है, हमारा रोड देने ही से आपका फैक्ट्री बनेगी, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो कीजिए कि रोड मेरा वो रहेगा, हम लोग उस होके चलेंगे। आप ऐसा कीजिए कि एक
है ब्रिज बना दीजिए उसी रोड के ऊपर से 25 फीट ऊंचा, नीचे आप अपना रोड बना लीजिए, फैक्ट्री चलाइए, हम लोग ऊपर होके चले जाएंगे, फिर अपना करबोला पहुंच जाएंगे, फिर उधर से ऊपर होके चले गए। यही न होगा, रिक्शा नहीं ले जा सकते हैं, गाड़ी नहीं ले जा सकते, साइकिलवा से तो जा सकते चढ़ करके। कहा कि नहीं ये कैसे होगा, बोले साहब ये तो बड़ी नामुमकिन अस्त बात है। तो हम कहा कि हमारा भी ये नामुमकिन अस्त बात है कि हम कभी भी ये रोड नहीं दे सकते हैं, जान दे सकते हैं लेकिन रोड नहीं दे सकते। दूसरा प्रस्ताव कहा, उस पर फिर हम लोग सोचे कि भाई इसकी फैक्ट्री बने। हम लोग को फैक्ट्री से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता फैक्ट्री बनता तो सबका फायदा होता? हाँ, हमको भी फायदा होता, पूरे गांव को फायदा होता, सबको ही बात है। ये बात नहीं है कि हम नहीं कहते फायदा नहीं होता, या उसका हम मतलब ये नहीं चाहते कि फैक्ट्री नहीं बने, फैक्ट्री बने, लेकिन हमारी समस्या का समाधान करके बने, तब न बने कि हमारा मेन रोड। एक बात बेटा, अरे घर तोड़ा जा सकता है, रास्ता तोड़ा नहीं जा सकता। घर जहाँ बन गई रास्ते पर तो उसको तोड़ के हटाया जा सकता है, लेकिन रास्ता को रोकने का कोई अधिकार किसी भी संविधान में, किसी भी कानून में नहीं है। ये कहाँ की संविधान है कि रास्ता तोड़ो और घर बना? है ये बात है कहीं? और हमारी तो कोई मांग नहीं है कि भाई हम तो इसको नहीं कहते कि हमको रुपया दीजिए या हमको नौकरी दीजिए, ये तो नहीं कहा। मतलब कुछ नहीं चाहिए, ना आपके फैक्ट्री में हम नौकरी करने के लिए चाहते हैं, और कभी डिमांड भी नहीं करेंगे कि हम लोग को नौकरी दीजिए, आप अपना चलाइए, खुशी खाली से चलाइए, हमको कोई आपसे बग़ज़ और कीना नहीं है, लेकिन हमारा रास्ता चाहिए। मुझे वही रास्ता चाहिए जो मेरा रास्ता पुश्तैनी है, सदियों से है, बाप दादा की बनाई हुई है। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 1960 में हम लोग 1 क्लास में पढ़ रहे थे, उस वक्त श्रमदान से रोड बनी थी, सब अपना जमीन अनुदान दिया, सरकार का 3 फंड लगा हुआ, फिर उसके बाद सरकार की 3 फंड से उसको बनाया गया।